थी प्रेमचंद की और प्रसाद की? दोनों में अंतर था या दोनों एक जैसी कहानियां लिखते थे? अलग अलग लिखते थे ना। तो क्या क्या विशेषता थी प्रेमचंद की, प्रसाद की, बताइए। प्रेमचंद, हाँ बोलो, देख के बोल दो यार, याद धीरे धीरे होगा, तुरंत तो याद नहीं होगा। बताओ किशन, क्या बोल रहे हो? सामाजिक और एक और शब्द जुड़ा होगा उसके साथ, सामाजिक और यथार्थवादी कहानियां लिखते थे। मतलब वैसी कहानियां जो किससे जुड़ी हो? समाज से। और यथार्थ मतलब क्या होता है? सत्य, समाज का सत्य, जो समाज के सत्य को उद्घाटित करती हो, ऐसी कहानियां जो समाज की सच्चाई को बताती हो, समाज में वास्तविक दशा को बताती हो। ठीक है, जैसे कि यदि तमनार पे लिखा जाए, तमनार में सिर्फ जिंदल के बारे में लिखेगी, तमनार में जिंदल है, अडानी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो लोगों को क्या पता चलेगा जो तमनार से बाहर के हैं, दूर के लोग, की तमनार बहुत क्या क्षेत्र होगा? विकसित क्षेत्र होगा, लगेगा ना। एक ऐसा गांव जिसमें इतनी सारी फैक्ट्रियां है, तमनार में कौन है? जिंदल की फैक्ट्री है, पावर प्लांट है। तमनार के आसपास कौन सा है? अडानी है, SECL है, चारों ओर इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। अगर आप केवल इतना बताओगे तो लोगों के मन में तमनार की क्या छवि बनेगी? कि तमनार बहुत क्या क्षेत्र है? विकसित क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है, यहाँ सभी लोगों के पास रोजगार होगा। पर क्या तमनार की हकीकत है? नहीं है ना। तो ये यथार्थवाद नहीं होगा, ये केवल आप क्या लिख रहे हैं? बाहरी दुनिया को लिख रहे हैं। तमनार के केवल मलाई के बारे में, क्रीम के बारे में लिख रहे हैं। वास्तविक में तमनार में क्या है? शराबखोरी है, बेरोजगारी है, बिजली की समस्या है। यहाँ पावर प्लांट होने के बावजूद किसकी समस्या है? बिजली की समस्या। तो प्रेमचंद ऐसे ही जीवन की सच्चाई को लिखते थे, जमीनी हकीकत को लिखते थे, है ना कि हवा में बात करने वाले रचनाकार थे। दूसरी ओर दूसरी प्रवृत्ति के साहित्यकार थे जयशंकर प्रसाद, जो भावना परक कहानी लिखते थे। उनकी कहानी में भावनाओं की क्या होती थी? प्रगाढ़ता होती थी, है ना। वो धर्मेंद्र का एक डायलॉग है ना, इस कहानी में ड्रामा है, इमोशंस है ना। तो प्रसाद की कहानियों में यही होता है, ड्रामा होता है, इमोशंस होता है, काया पलट होता है, चीजें अचानक से बदल जाती है, नाटकीय घटनाक्रम होता है। समझ में आ रहा है? तो भावनाओं से भरी हुई कहानियां लिखने के लिए जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। प्लस उनकी कहानियों में द्वंद्व मिलता है, मैंने बताया। और द्वंद्व दो लोगों के बीच ना होकर मनुष्य की ही दो मानसिक दशाओं के बीच द्वंद्व होता है। कभी राष्ट्र प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम के बीच द्वंद्व होता है, कभी प्रेम और नफरत के बीच द्वंद्व होता है, कभी कर्तव्य को लेकर द्वंद्व होता है। तो प्रसाद की कहानियों में द्वंद्व मिलता है आपको। इसके अलावा फिर हमने अगले युग पे चर्चा की थी, प्रेमचंद प्रसादोत्तर युग पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्क्सवाद आ जाता है, और मार्क्सवाद से क्या होता है? शोषित के प्रति पूरे विश्व में सहानुभूति होती है। पहली बार साहित्य के केंद्र में मार्क्सवाद या प्रगतिवाद ने क्या किया? पहले जब कहानी, आप बचपन में जितनी कहानियां पढ़ोगे, पुरानी कहानी एक था राजा एक थी रानी, ऐसे शुरू होता है ना। कहानी हमेशा कहाँ शुरू होती थी? राजा और रानी में। कभी ऐसी कहानी पढ़ी बचपन में आपने कि एक बहुत गरीब किसान था या एक मजदूर व्यक्ति था? ऐसी कहानी मिलती है? नहीं, क्योंकि पहले साहित्य के केंद्र में, कथा के केंद्र में, कहानी के केंद्र में हमेशा ये धारणा थी कि जो नायक है या जो नायिका है, नायक मतलब कौन होगा? कहानी का हीरो कौन होगा? जो बहुत संपन्न होगा, राजकुमार होगा, घोड़े पर बैठकर आएगा, है ना। तो उसको हम अपना हीरो मानते थे। हम कभी सोचते नहीं थे कि एक खेती करने वाला किसान भी क्या है? अपने आप में हीरो हो सकता है, नायक हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। तो मार्क्सवाद ने जब शोषितों के प्रति उनकी दृष्टिकोण से साहित्य लिखना शुरू किया, तो साहित्य के केंद्र में एक आम आदमी आ गया। अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ना, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ये आम आदमी का कंसेप्ट पहली बार साहित्य में आम आदमी की पीड़ा को लिखा गया। कब लिखा गया? जब कार्ल मार्क्स का विचारधारा आया, जिसको मार्क्सवाद कहते हैं। कविता में प्रगतिवाद, और हिंदी कहानी में आपको प्रेमचंद प्रसादोत्तर युग के नाम से मिलेगा। तो इन कहानियों में समाज के निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग की कहानी को दर्शाया गया। नहीं तो पहले कभी भी हमेशा समाज के उच्च वर्ग की ही कहानियां लिखी जाती थी, उनके बारे में ही लिखी जाती थी। लेकिन प्रगतिवाद आने से, मार्क्सवाद आने से क्या हुआ? समाज के निम्न वर्ग के साहित्य के केंद्र में रखकर लिखा गया, ठीक है। प्लस इसने और क्या किया? जो उच्च वर्ग शोषण करता है, उस शोषण का चित्रण किया गया कि वास्तव में किस तरह से पूंजीपति या अमीर लोग गरीबों को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। जमींदार किस तरह से शोषण कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति किस तरह से मजदूरों का शोषण करते हैं। ये सब को भी प्रगतिवाद ने अपने साहित्य में दर्शाया। या फिर जो हिंदी कहानी में प्रेमचंद
उत्तर युग में दर्शाया गया। क्लियर है। और दूसरा जो धारा है आपका प्रेमचंद प्रसाद उत्तर युग में, मनोविज्ञान से प्रभावित धारा। किससे प्रभावित? मनोविज्ञान। सिगमंड फ्रॉइड करके एक व्यक्ति हुए जो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं मनुष्य की ज्यादातर समस्याएं मानसिक होती है, ठीक है। कैसी होती है? मानसिक। जैसे आपकी तबीयत भी खराब हो रहा है ना, तो एक व्यक्ति रहेगा, जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई थी ना, तो कोरोना महामारी शारीरिक जंग तो था ही, लेकिन उसके साथ ही कैसी जंग भी थी? मानसिक जंग भी थी। कोरोना में कई लोग डर के मारे मर जा रहे थे, समझ में आ रहा है कि इतना घबरा जा रहे थे कि उनकी हार्ट बीट तेज हो जा रही थी, है ना। जैसे कि कहते हैं कि दुनिया में सांप के जहर से, सांप काटने पर उसके जहर से केवल 3% लोग मरते हैं। कितने लोग? सांप के काटने से जो 100% लोग मरते हैं, उसमें से, है ना, 100 लोगों में से केवल 3% लोग किससे मरते हैं? जहर से। बाकी 97% लोग किससे मरते हैं? घबरा जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाता है। अगर आपको सांप काटा तो सांप का जहर किसके द्वारा फैलेगा? आपके खून से फैलेगा ना, है ना। और जब आप डरते हैं तो आपका रक्त प्रवाह क्या होता है? तेज हो जाता है। जबकि सांप काटने पर आपको अपने रक्त प्रवाह को क्या करना है? धीमा करना है। यहाँ पर, वहां पर, जहां पर भी काटता है, पट्टी क्यों बांध देते हैं? ताकि खून उधर से आगे ना बढ़ सके। और आप डर के एकदम हाहाकार मच गया तो और तेजी से ब्लड सर्कुलेट होता है और सर्कुलेशन इतना बढ़ जाता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ से मैं पहुंच गया? अच्छा, मनोविज्ञान से पहुंच गया। तो ज्यादातर समस्याएं क्या है आपकी? मानसिक समस्याएं। एक ही परिस्थिति होता है, उसमें एक व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, है ना। एक बच्चा क्या किया? बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, सारा समाज हंसेगा, ये वो सोच के गया घर में, फंदे पे लटक गया, फांसी पे लटक गया। दूसरा बच्चा, चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार रिजल्ट खराब आया, अगली बार मैं क्या करूंगा? अच्छे से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा। पता चला उस बच्चे जो सप्लीमेंट्री आया था उसने अगले साल टॉप कर दिया। तो सेम सिचुएशन में दो लोग हैं, लेकिन दोनों का रिएक्शन क्या है? प्रतिक्रिया क्या है? अलग अलग है। तो बोलते हैं, एक मैंने थॉट पढ़ा था कि एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपन विथ यू। अनुभव वह नहीं है जो आपके साथ क्या हुआ, वह अनुभव नहीं है, है ना। एक्सपीरियंस इज व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपन्स टू यू। अनुभव वह नहीं है जो आपके साथ हुआ, अनुभव वह है जो आपके साथ हुआ, उस पर आपने क्या किया। समझ में आ रहा है? जीवन में आप सभी के साथ एक ही घटनाएं होगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित करेगी कि आप कैसे रहेंगे। तो जो मनोविज्ञान की कहानियां हैं वो मानव के मन को झांकती है, मन का विश्लेषण करती है ना। जैसे हमारे चरित्र को बताती है, ठीक है, कि हम किन परिस्थितियों में कैसा सोचते हैं। तो इस धारा में अज्ञे आए हैं, इलाचंद्र जोशी आए हैं और जैनेंद्र, ये 3 प्रमुख कहानीकार आए हैं। इनका समय मैंने बताया था 1936 से कब तक है? 55 तक, है ना। फिर 55 से क्या कहा था? नई कहानी बताया था क्या? 55 से 60, है ना। 55 से 60 ही लिखा हो ना। 55 से 60 तक का समय क्या है? अरे जोर से बोलो यार, वीडियो में नहीं तो पता चलेगा मैं ऐसे अकेले पढ़ा के चला गया। लगना चाहिए ना वीडियो में कि बच्चों की भी आवाज आ रही है। कौन सी कहानी? नई कहानी। वेरी गुड, ऐसी आवाज आनी चाहिए, है ना। तो नई कहानी, नई कहानी क्यों कहा गया इसको? हर कहानी नई होती है कि नहीं? पुरानी होती तो फिर उसको कोई सुनाता है क्या, है ना। मतलब हर रचनाकार जो लिखता है वो क्या है? नया है। पिछले युग से क्या है? नया है। हर रचनाकार मौलिक रचना करता है, तो वो कहानी पहले नहीं लिखेगी। लेकिन इस कहानी आंदोलन को नई कहानी कहा गया, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? नयापन है। नयापन तो हर कहानी में रहता है, लेकिन पहली बार कहानी मूल्यों को छोड़ती है, आदर्शों को छोड़ती है, मानदंडों को छोड़ती है ना। तो इस कहानी में क्या है? मूल्य का अंत है, उद्देश्य का अंत है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। प्रेमचंद की कहानी में जो कुछ भी हो, एंड में कफन कहानी को छोड़ दे या पूस की रात को छोड़ दे, अंत में सब ठीक हो जाता है। जैसे आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, है ना, आखिरी में कैसे भी गुंडा को मार मुरे के हीरो को 6 गोली लगाए फिर भी बच जाएगा और हीरोइन के साथ शादी हो जाएगी, हो जाता है ना, सुखांतक। लेकिन क्या रियल लाइफ में हमारी कहानी सुखांतक होती है? अक्सर रियल लाइफ में क्या होती है? ट्रेजेडी होती है ना, है ना। हीरो को हीरोइन मिलती ही नहीं है रियल लाइफ में। कुछ ना कुछ समाज आ जाता है, जाति आ जाता है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी नौकरी आ जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा है ना। तो जीवन में हमेशा सुखांतक हो, है ना, हैप्पी एंडिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मूल्य हमेशा नायक अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? नई कहानी बताती
आप में से कोई भी व्यक्ति इस क्लास में मेरे को भी मिलाकर सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता या सिर्फ बुरा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हम सब किसके मिश्रण हैं? अच्छाई और बुराई के। परिस्थिति के अनुसार, है ना, कभी हम में अच्छाई हावी हो जाती है, कभी क्या हावी हो जाती है? बुराई हावी हो जाती है। तो नायक और उसकी धारणा थी खलनायक की। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, राम केवल अच्छे अच्छे होंगे, रावण केवल बुरे बुरे होंगे, पांडव अच्छे होंगे, कौरव बुरे होंगे, एक तरफा चरित्र। क्या वास्तविक जीवन में कोई केवल अच्छा हो सकता है या कोई केवल बुरा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो नई कहानी मूल्यों के अंत की घोषणा करती है, विचारधारा के अंत की घोषणा करती है। नई कविता भी सेम चीज करेगी, मतलब कोई मूल्य नहीं है। जैसे मार्क्सवाद है, एक विचारधारा है कि मार्क्सवाद के रचनाकार पहले ही डिसाइड कर लेंगे, भाई कुछ भी हो, हमको कहानी में उच्च वर्ग को गलत साबित करना है, निम्न वर्ग का पक्ष लेना है। मतलब विचारधारा से प्रभावित होकर लिख रहे हैं। मनोविश्लेषणवादी मन का विश्लेषण करते हुए लिखेंगे। लेकिन नई कहानी में कोई मूल्य नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। नग्न यथार्थवाद कहते हैं। यथार्थवाद तो है सच्चाई, लेकिन वो नग्न है, बिना किसी आवरण के है, जैसा है वैसा का प्रस्तुत कर देना। क्लियर है? तो ये नई कहानी। अब कहानी में ये क्यों आया, नयापन क्यों आया? ये समय देखिए आप कब का है? 1955, है ना। मैंने एक दिन आप लोग को कहा था साहित्य क्या होता है, समाज का क्या होता है, नहीं कहा था? किसी और क्लास में कहा होगा। साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण का काम क्या होता है? दर्पण का काम क्या होता है? क्यों आप घर में दर्पण रखते हैं? हाँ, चेहरा देखने के लिए ना। जैसे कि आप लंबे हैं तो क्या आपका दर्पण आपको छोटा दिखाता है? नहीं। पतले हैं तो मोटा दिखाता है? नहीं। है ना, जैसे वैसा दिखाता है ना। तो साहित्य भी समाज का क्या है? दर्पण है। मतलब समाज में जो हो रहा होगा वो साहित्य में क्या होगा? नजर आएगा। समझ में आ रहा है? आप किसी भी युग के साहित्य को पढ़कर उस युग में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, है ना, उनका समाज कैसा था, समाज का व्यवसाय कैसा था, समझ सकते हैं। साहित्य बहुत कुछ बताता है किसी समाज के बारे में। तो 1955 के भारत के बारे में बात करेंगे। देश को आज़ादी मिल चुकी थी ना। कब मिली थी आज़ादी? 1947 में आज़ादी मिले हमको 8 साल हो गए, ठीक है। और हमको तरह तरह के सपने पाल रखे थे हम लोगों ने। आज़ादी आएगी तो अपना राज होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, शोषण नहीं होगा, सबके पास अपना खेत होगा, अपना मकान होगा, नौकरी होगी, देश पूरा बदल जाएगा। यही सोचा था हम लोगों ने। सब इतना क्यों लड़े मरे, भगत सिंह ये सब अपने प्राणों की कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि सबको उम्मीद थी कि जिस दिन आज़ादी आएगी, अंग्रेज छोड़कर जाएंगे, हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? खुशहाल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। यही उम्मीद थी। हमको क्या लगा? हमारे सारे समस्याओं की जड़ कौन है? अंग्रेज है। अंग्रेज चले गए, 8 साल हो गया। गोरों की जगह काले शासन करने लगे, सांवले लोग शासन करने लगे। लेकिन ना भूखमरी मिटी, ना बेरोजगारी मिटी, ना संपन्नता आई। तब कवि लिख रहे हैं आज़ादी एक जूठी थाली है। आज़ादी कैसी थाली है? जूठी थाली है। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को समझ में आने लगा केवल गोरों की जगह काले आ गए, लेकिन अभी भी देश में वही गरीबी है, वही भूखमरी है, वही भ्रष्टाचार। बल्कि अंग्रेजों के समय लोग थोड़ा डरते थे भ्रष्टाचार से। जब भारत आजाद हो तो अपने ही लोग खुलेआम भ्रष्टाचार। नेता बोल रहा है हाँ ठीक है तू इतना रख ले लेकिन मेरा हिस्सा पहुंचा देना। समझ में आ रहा है? तो बहुत जबरदस्त मोह भंग हुआ। मोह भंग मतलब मोह टूट जाना। लोगों का एक मोह था आजादी को लेकर, एक यूटोपिया बना रखा था कि देश में राम राज्य आ जाएगा, देश में सब कुछ बदल जाएगा, खुशहाली आएगी, संपन्नता आएगी। 8 साल बाद पता चलता है सब कुछ वैसा का वैसा है। तो वो कहानी आशा और उम्मीद की कहानी नहीं है। नई कहानी किसकी है? मोह भंग की कहानी है, हताशा की कहानी है। अब युवाओं को, क्योंकि जब तक अंग्रेज थे लड़ने के लिए, जीने के लिए कोई मकसद था, अंग्रेजों को भी हरा दिया, भेज दिया। अब अपनों से क्या लड़ेंगे? समझ में आ रहा है? अब किससे आज़ादी चाहिए? अपने ही नेताओं से आज़ाद हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अपने लोग तो हमेशा रहेंगे। तो लोगों के मन में हताशा छा गई, निराशा छा गई। 2 विश्व युद्ध झेल लिए, लाखों लोग मारे गए। तो मोह भंग की कहानी, हताशा की कहानी इस नई कहानी में आपको देखने को मिलती है। इसके प्रतिनिधि रचनाकार है कमलेश्वर, जिनकी परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद ये नई कहानी आंदोलन के तुरंत बाद समकालीन कहानी, 60 के बाद जितनी कहानियां क्या कहलाती है? समकालीन कहानी या साठोत्तरी। 60 के बाद, 60 उत्तर मतलब क्या होता है? बाद, है ना।
तो साठोत्तरी कहानी, ये कहानी भी उसी चीज को लेकर आगे बढ़ती है, हताशा को, मोह भंग को, भ्रष्टाचार को लेकर। तो नई कहानी से ज्यादा अलग नहीं है। अलग अलग कई आंदोलन विकसित हुए, जैसे सचेतन कहानी, अकहानी, है ना, ऐसे कई छोटे छोटे कहानी आंदोलन विकसित हुए, लेकिन एक स्वरूप नहीं आया। ठीक है, कुछ रचनाकार अकहानी आंदोलन से जुड़े, कुछ रचनाकार सचेतन कहानी से जुड़े, कुछ रचनाकार नई कहानी से जुड़े, कुछ प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 60 के बाद जो कहानी आंदोलन है कई धाराओं में, छोटे छोटे धाराओं में बढ़ गई। ठीक है, कोई राजनीतिक कहानी लिख रहा है, कोई सामाजिक कहानी लिख रहा है, कोई अभी भी प्रगतिवादी चेतना को लेकर कहानी लिख रहा है। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा 1900 से लेकर 1960 से अब तक, ये हिंदी कहानी का पूरा क्या है, विकास क्रम है। ठीक है, नई कहानी में आप लोग निर्मल वर्मा का नाम लिख सकते हैं, राजेंद्र यादव का नाम लिख सकते हैं, है ना, कमलेश्वर का नाम लिख सकते हैं, सचेतन में महीप सिंह का, ऐसे कुछ कुछ नाम याद कर लेना। नेम ड्रॉपिंग जरूरी है। जब नेम ड्रॉपिंग मतलब नामों को गिराना, ठीक है, गिराना मतलब उत्तर में आपके नाम झलकने चाहिए। जैसे आप प्रेमचंद पूर्व युग की बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात आनी चाहिए। प्रेमचंद युग की बात करते हैं तो सीधा नाम है प्रेमचंद प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा है अगला, प्रेमचंद और प्रसाद उत्तर युग है, उसमें आप चाहे तो अज्ञेय को डाल सकते हैं मनोवैज्ञानिक में, है ना, मार्क्सवादी में यशपाल को डाल सकते हैं, रांगीय राघव को डाल सकते हैं, नई कहानी में कमलेश्वर, ये सब नाम को आप डाल सकते हैं। तो कुछ नाम आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। केवल कथा पुराण टाइप कथा लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको हर कहानी आंदोलन के प्रतिनिधि रचनाकार, प्रतिनिधि मतलब जो बड़े नाम हैं उस युग के, उस आंदोलन के, उसको आपको लिखना पड़ेगा, प्लस उनकी कुछ रचनाओं को लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या है, नंबर मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया सबको? अरे जोर से बोलो यार। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूं, मतलब टॉपिक से हट के। जैसे कि आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, कॉपी चेक करते हैं, हम लोग के पास तरह तरह की कॉपी आती है। तो जैसे नई कहानी नई कहानी नहीं, कहानी के विकास पर एक लेख लिखिए या संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो एक बच्चा ऐसा शुरू करता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 6 पेज का लिख दिया उसने। ठीक है, और एक बच्चा है बकायदा क्या करता है, पैराग्राफ चेंज करता है। प्रस्तावना, पहला पैराग्राफ में प्रस्तावना दिया, भूमिका बांधा, कथा का विकास ऐसा हुआ, फिर उसने डाला कि हिंदी कहानी के विकास को हम निम्न चरणों में बांट सकते हैं। उसने दूसरे पेज में क्या किया, एक सुंदर सा डायग्राम बना दिया या रेखा चित्र बना दिया, जैसे कि ये कहानी का विकास। ठीक है, ऐसा आप लोगों को एग्जाम में यूज करना है ट्रिक, इससे पन्ने भी भरेंगे, आपका उत्तर सुंदर भी होगा और प्रभावी भी होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ ऐसा बांट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्रेमचंद प्रसाद, आप लोग पूरा पूरा लिखना, पूर्व युग। ठीक है, फिर प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर लिख देना प्रेमचंद प्रसाद उत्तर युग, फिर नई कहानी, फिर लिख देना समकालीन कहानी, साठोत्तरी कहानी। यहाँ समय लिख देना 1900 से 1915, 15 से 36, 36 से 55, 55 से 60, 60 से अब तक। यहाँ कुछ बड़े नाम लिख देना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक टोकरी भर मिट्टी, ऐसा। एक पेज पूरा भर गया, ज्यादा कुछ लिखना पड़ा नहीं। पहले पेज में भूमिका, दूसरे पेज में डायग्राम, अब तीसरे पेज से एक एक युग को समझाना शुरू कीजिए। प्रेमचंद प्रसाद युग, समय है तो ब्लैक पेन से लिख दीजिए, लेकिन ब्लैक और ब्लू के अलावा तीसरा कलर यूज नहीं करना। और समय नहीं है, जल्दी जल्दी लिखना है प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग लिखकर इसको एक नीचे लाइन खींच दिए, ऐसा करके लिख दिए। और यहाँ से प्रेमचंद प्रसाद युग 1900 से 1915 तक है। इस युग में हिंदी की कहानी का आरंभिक काल है। कुछ प्रमुख कहानियां निम्न हैं, इनमें से विवाद है कि पहली कहानी कौन सी, एक टोकरी भर मिट्टी, फिर उसके बाद गुलेरी, खत्म। फिर दूसरे पेज में आ गए प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर प्रेमचंद को बता देना, प्रसाद को बता देना, उनकी कुछ कहानियों को बता देना, खत्म 2 पेज। फिर तीसरे पेज में ये कर देना आप उत्तर युग को, उसमें कुछ रचनाकार, फिर नई कहानी, ऐसा करके आपका पेज भी भर रहा है ना और आंसर भी दिख रहा है। जो एग्जामिनर है उसको अलग अलग दिखेगा, हाँ बच्चे ने प्रेमचंद प्रसाद युग के बारे में भी लिखा है, इस युग के बारे में भी लिखा है, इस युग के बारे में भी लिखा है। पूरा पढ़ने का समय किसी एग्जामिनर के पास नहीं होता है, वो देखेगा आपने मुख्य बिंदुओं को कवर किया है या नहीं किया है। और कई बच्चे जो लगातार 6 पेज लिखते हैं बिना पैराग्राफ चेंज के, वो भी लिखे रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर को आप जितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत करोगे ना, उसको जितना सुविधा दोगे कि देख लो भाई यहाँ पे लिखा है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, उतना आपको अंक अच्छे मिलेंगे। क्लियर है?
तो अपना प्रेजेंटेशन को बेहतर रखना, और हिंदी में भी आपको इस तरह से डायग्राम चित्र, रेखा चित्र बनाने हैं। क्लियर है? इससे आपका आंसर इफेक्टिव होगा, पेज ज़्यादा भरेगा, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग कहानी के तत्व पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू।